गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष अग्रवाल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी पर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में। संविधान के भाग थर्ड मतलब पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। जो हमारे संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने उनके दिमाग में यह कहाँ से आया। वो अमेरिका के संविधान, जो कि हमारे संविधान से पहले बना था, उनसे उन्होंने प्रेरणा ली, मतलब इंस्पायर हुए मौलिक अधिकारों के बारे में बनाने की। फिर बाद में तो ऐसा संविधान बनाया कि वो विश्व में किसी भी मौलिक अधिकार के बारे में, किसी भी संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में इतना नहीं लिखा है जितना भारत के संविधान में लिखा हुआ है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी नहीं लिखा है। और हमारे संविधान के पार्ट थर्ड को भारत का मेग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा मेग्ना कार्टा क्या है ये। तो सब, मेग्ना कार्टा एक फ्रांस का शब्द है जिसको इंग्लैंड द्वारा यूज़ किया गया था 1215 में। जब पहले राजा महाराजा होते थे, सामंत वगैरह होते थे, तो उन पर किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मतलब कोई प्रतिबंध नहीं था। वो अपने नागरिकों पर किसी प्रकार का जुर्म जाते थे और कोई रोक टोक नहीं थी। इस वजह से इंग्लैंड में मेग्ना कार्टा नाम से एक मूल अधिकारों का एक प्रपत्र डाला, एक पत्र निकाला गया। जब से इसी वजह से हमारे भारत के संविधान को भी, भारत के मौलिक अधिकारों को भी, हमारे मौलिक अधिकारों को भी भारत का मेग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब मौलिक अधिकार, आप ये भी सोच रहे होंगे मौलिक अधिकारों को डालने के कारण क्या आ गया, जरूरत क्या पड़ गई। सही बात है। तो मौलिक अधिकार को जब राज्य के कठोर कानूनों से भारत के नागरिक की आज़ादी की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया गया था, मौलिक अधिकारों को लागू किया गया था हमारे संविधान के द्वारा। मौलिक अधिकारों को मूल अधिकारों के नाम से भी जाना जाता है। ये मूल अधिकार किस वजह से हैं? सर, ये मूल अधिकार इस वजह से हैं क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की गई है कि कोई भी राज्य या संसद या भारत सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। और दूसरा यह है कि किसी भी व्यक्ति के भौतिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए और पूर्ण रूप से चारों तरफ से विकास के लिए, ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए मौलिक अधिकारों का होना बहुत ज़रूरी है। सपोज कीजिए अगर आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, या अभिव्यक्ति का मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को एक्सप्लेन करने का अधिकार नहीं होगा, आपको कहीं खाने पीने का अधिकार नहीं होगा, पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, अपने कपड़े पहनने का या किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं होगा, तो आप कैसे अपने आप को डेवलपमेंट कर पाओगे, कैसे आप जीवन जी पाओगे। तो इस वजह से हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों जैसे एक कॉन्सेप्ट को लाया गया जिसको कि संसद कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकती। अब हम जानेंगे कि मौलिक अधिकारों की एक्चुअली विशेषता क्या है। व्हाट इज द 7 फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सर, पहला, कुछ मौलिक अधिकार हमारे ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हों या विदेशी व्यक्ति हों या कोई कंपनी हो। दूसरा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो असीमित नहीं है, एक लिमिटेड क्राइटेरिया में है, आर्टिकल 12 से 35 तक। और अगर कोई राज्य जैसे कि संसद वगैरह या कोई राज्य हमारे मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करना चाहता है, किसी कोई पर्टिकुलर मौलिक अधिकार है जिसको वो बैन करना चाहती है, तो बैन कर सकती है। लेकिन बैन वो जब ही करेगी जब उसको स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय को संतुष्टि देनी होगी कि हम इसको इस वजह से प्रतिबंधित कर रहे हैं, ये मौलिक अधिकार इस वजह से खराबी इसमें ये है या ये इसमें होना चाहिए, कोई ना कोई मतलब उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर दे कि ऐसा होना चाहिए, हो सकता है, तो कर सकती है। अगर उच्चतम न्यायालय संतुष्ट नहीं हो पाता है तो वो आर्टिकल बैन नहीं किया जा सकता। अगला यह है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो वह अदालत में जा सकता है कि सर मेरे ये मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार थे मेरे, इनका उल्लंघन हो गया है, इनको बचाइए। तो आप उसमें जा सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता हूँ, तो आप सीधे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ, इस बात में ये भी बात कही गई है कि आप हाई कोर्ट में किसी प्रकार की आपने अपील न की गई हो तो आप जा सकते हो। पहले क्या होता है कि मौलिक अधिकारों से अतिरिक्त कोई उल्लंघन आपके प्रति होता है तो आपको हाई कोर्ट में आपने अपील की है तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन मौलिक अधिकार के दायरे में ऐसा कुछ नहीं है। आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि हमारे संविधान के बाद हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, उनका जो सुरक्षाकर्ता होता है, गारंटी देने वाला होता है, वो उच्चतम न्यायालय ही होता है। अगला है कि अगर हमारी संसद हमारे मौलिक अधिकारों में कोई पर्टिकुलर मौलिक अधिकार में संशोधन करना चाहती है, उसमें कमी करना चाहती है,
तो कमी तो कर सकती है, लेकिन वह साधारण विधेयक द्वारा नहीं किया जा सकता, मतलब सिंपल मेजोरिटी द्वारा नहीं किया जा सकता। उसके लिए संविधान संशोधन अधिनियम 368 का ही प्रयोग किया जा सकता है और राज्य की और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। उसकी अनुमति के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। अब हम समझते हैं, अब हमने अभी आर्टिकल्स आएंगे अगले, तो उसमें हम जानेंगे राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य वो नहीं कर सकता। तो सर संविधान की अपनी अलग ही भाषा होती है, तो उसमें हम राज्य तो हम ये नहीं कह सकते कि स्टेट गवर्नमेंट है या भारतीय संसद है या भारतीय केंद्र सरकार है या कोई जिला है या कोई पंचायत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम कैसे समझ पाएंगे कि राज्य क्या है? तो अब हम समझते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। तो वह स्पष्ट रूप से डेफिनेशन देता है किसकी, स्टेट की, कि राज्य। संविधान की लैंग्वेज में राज्य क्या है वो बताता है। तो संविधान की लैंग्वेज में राज्य है हमारा राज्य सरकार, भारत सरकार और भारत की संसद, मतलब इंडियन गवर्नमेंट एंड मेंबर ऑफ और पार्लियामेंट। अगला है स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल। अगला है स्थानीय निकाय, मतलब लोकल अथॉरिटीज़ मतलब पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़, यही सब, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। और उसके बाद है अन्य निकाय मतलब जो संसद द्वारा बनाई गई हो या जो कि संसद द्वारा नहीं बनाई गई हो, जैसे LIC, SBI और अन्य निकाय। यह सभी निकाय एक राज्य के रूप में कार्य करती हैं। इन सबकी अपने अपने कार्य होते हैं, सभी को कार्य दिए हुए हैं, ठीक है। अगर यह कोई ऐसा कार्य करती हैं या कोई ऐसे नियम बनाती हैं जो कि किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकारों को उल्लंघन करती हैं, तो हमारी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है या कोई हाई कोर्ट है, वो उसमें दखलंदाजी करेगा और कहेगा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, आपके अधिकार क्षेत्र में तो नहीं है, आप नहीं कर सकते, इस नियम को आपने जो बनाया है उसको हटाइए। ये हमारा आर्टिकल 12 कहता है और राज्य की डेफिनेशन देता है। उसके बाद आता है आर्टिकल हमारा 13, जिसमें है लॉ इन कंसिस्टेंस विद फंडामेंटल राइट्स। हमारा आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई राज्य ऐसा नियम बनाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उस नियम को उसी समय अवैध घोषित किया जाएगा, गैर संवैधानिक या अवैध घोषित करके उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि लॉ क्या होता है। तो लॉ बताएगा, लॉ आर्टिकल 13 में लॉ को स्पष्ट रूप से बताया गया है। लॉ वो है, एक तो है स्थानीय लॉ, परमानेंट लॉ, जैसे कि हमारी जो संसद वगैरह लॉ बनाते हैं वो परमानेंट होते हैं, राज्य विधानमंडल जो लॉ बनाती है वो परमानेंट होते हैं। अगर यह ऐसा कोई नियम बनाती है जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, तो वह लॉ उसी समय उच्चतम न्यायालय उसको देखेगा कि भाई हमारे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रही है ये चीज़, तो इसको रद्द कर दिया जाए, तो उसी वक्त वो नियम रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा है, अगर कोई राज्य का राज्यपाल या देश का राष्ट्रपति कोई ऐसा अध्यादेश जारी करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है कि वो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन, तो भी फिर वो नियम हटा दिया जाएगा। उसके बाद अब हमारा संविधान लागू होने से पहले भी बहुत सी धाराएं चलती थी, बहुत से नियम कानून थे। तो संविधान कहता है आपके मन में जो चाहे वो आप नियम कानून लागू कर सकती हो, लेकिन ऐसा नियम कानून नहीं होना चाहिए मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता हूँ। तो आपने देखा होगा कि IPC की धारा है, अन्य जो बहुत सी धारा हैं, और 1935 के अधिनियम भी, बहुत से ऐसे अधिनियम थे जिनको हमारे संविधान में लागू किया गया था। लेकिन ऐसे किसी भी नियम को नहीं लाया जा सकता जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता हो, और कोई ऐसा कानून है तो वो असंवैधानिक होगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा उसी वक्त। यही कहता है हमारा आर्टिकल 13। अब आप समझ गए होंगे हमारे मौलिक अधिकार के दो आर्टिकल्स, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, और मौलिक अधिकार क्या है उसके बारे में। अगली वीडियो इसमें हम जानेंगे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, और आगे पढ़ते जाएंगे। आर्टिकल 35 है, वहाँ तक पढ़ते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।